हम लोग जाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने किसके, न्यूक्लियस चैप्टर के, जो कि किस में आता है, फिजिक्स का चैप्टर है ना, मॉडर्न फिजिक्स में। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस पे पी वाई की वैल्यू है, ठीक है ना। अभी कराते हैं, एक ये याद रखना है और एक वैल्यू ये क्या याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू में 10⁻19 जूल की, ठीक है ना। ये भी याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू में 10⁻19 जूल की, माइनस में 19, ठीक है ना। यहाँ पे क्या माइनस का 19। इसको कैसे याद रखोगे, इस वाले कन्वर्जन को, हमें पता है जब हम वहाँ पे पढ़ते थे Q इज इक्वल टू एन पढ़ते थे, एन यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितना होता था 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम, मगर यहाँ पे साइन क्या रहता था नेगेटिव, बस यहाँ पे ये सेम ही वैल्यू रहती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं रहता, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, बस ये हट जाएगा। तो ये सेम वैल्यू किसकी, देखो 1.6 इंटू 10⁻19 किसकी वैल्यू आ रही है, सेम इसी के ई के जितनी तो आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो, मतलब जो ई की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें। अब जो इसमें क्वेश्चन आया वो कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2020 का क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻20 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट दिया हूँ, इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा तब भी लिख रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, जल्दी से लिखते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻20 जूल, है ना। अब क्या कह रहे हैं हमसे, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, ये पूछना हमसे क्वेश्चन में। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ए 6, बी क्या ऑप्शन दे रखा है 0.6, सी ऑप्शन क्या है 0.06, डी ऑप्शन क्या है 0.006, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एनर्जी देखो क्या कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज इतना, अभी इतनी वैल्यू दे रखी है एनर्जी की, हमसे कह रहा है ये वैल्यू, इस वैल्यू को किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पता है 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल 1 जूल की जगह रख देंगे, तो कैसे नहीं कितनी आ जाएगी वो, 10 इंटू में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 10⁻18 है, यहाँ पे 10⁻20 काटो तो क्या बचेगा, बस 10⁻2 ही तो बचेगा, ये हट गया, ये पूरा भी है ना। अब ये देखो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 10⁻2 मतलब एक जीरो आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक और जीरो आएगा, ठीक है ना। नहीं, इसको 6 मान लो अभी, ठीक है ना, कुछ देर के लिए 6 इंटू में 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे इस एक जीरो आएगा, फिर एक और जीरो आएगा, 0.06, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अरे यहाँ पे 25 भी लिख लो आगे, बात तो वही है, ठीक है ना, मगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, सी, समझ में आया, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख लो, 10⁻2 कहाँ जाएंगे नीचे, 100 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आएगा, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो आएगा, काटो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आया, जाए पी वाई को इस पे। तो याद रखना है 1 जूल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है जूल में, सेम वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की होती है बस निगेटिव साइन हटा दो, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻19 जूल। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी याद कर सकते हो, E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m
सी स्क्वायर एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में एम रखना है किसमें हमें, के जी में। इस पे भी एक पी वाई को है इसलिए बता रहा हूँ, इसमें रखना मास को के जी में, तो क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है वो करा देना पहले। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम सब्सटेंस इज, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एनर्जी पूछ रहा है हमसे इस सब्सटेंस की, इतना मास है, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो एनर्जी निकालो, तो 0.5 ग्राम में, तो केजी में क्या क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का किससे, 10⁻³ से केजी में आ गई। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर करो। स्पीड ऑफ सी की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁸, स्क्वायर है फॉर्मूले पे, स्क्वायर करो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा 0.5 इंटू में 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 10⁸ इंटू में 2 करेंगे तो 10⁻16, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 9 इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, इसमें से 3 घटा दो, -3 कर दो, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 13, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जूल में, ठीक है ना। अरे ये आ गया आंसर, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, और जो पहले कराया था वो भी 2020 का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एनर्जी कितनी आ गई 4.5 × 10⁻13 जूल, ठीक है। ये दो पी वाई के हुए हैं। तो एनर्जी मास को यहाँ पे किस में लिखना है, केजी में लिखना है इस फॉर्मूले में। अभी जब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाऊंगा तो सेम यही फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का, बस वहाँ पर डेल्टा टाइम आ जाता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब कुछ याद करनी है, मास की वैल्यू वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 AMU ये डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है ना। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66, ठीक है ना, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अब किसकी लिखेंगे, 1 प्रोटॉन की, 1 प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है मास में, प्रोटॉन की मास की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, सेम ऐसी है, ठीक है ना। बस एक पॉइंट का यहाँ पे फर्क है, 6 यहाँ पे 1.66 है, यहाँ पे 1.67 है, बाकी वैल्यू सेम ही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम ही होती है मास की, 1.67 इसकी भी इतनी है प्रोटॉन के बराबर, न्यूट्रॉन की मास भी सेम ही है। बस इलेक्ट्रॉन का याद रखना है, क्या हो जाता है 1.67 इंटू में 10 की पावर बस क्या हो जाती है -31, ये यहाँ पे चेंज आ रहा है ना, यहाँ पे -27 है, यहाँ पे -27, यहाँ पे क्या है -31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻31 kg, ये याद रखनी है वैल्यू। अब इसी को, इन्हीं की वैल्यू किस में रखेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 931, ये डायरेक्ट आया हुआ पी वाई क्यू, पूछा था 1 AMU, ऐसे नहीं पूछा था 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट की बताओ वैल्यू किस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अपॉन में सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम में, सी स्क्वायर में कूलम बोल देना, बार बार गलती, कूलम नहीं बोलना है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना सी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रोटॉन की 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर। न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट सी के स्क्वायर के टर्म में, बस इसमें क्या करो 1.5 ऐड कर दो, तो 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के टर्म में, इसकी कितनी हो जाती है 0.5, ठीक है ना, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। 0.5 आगे भी ये भी याद कर सकते हो, मगर 0.5 भी चलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये वाली अभी आगे वैल्यू बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वाली, तो याद रखना 1 AMU क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर के टर्म में 1 AMU इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अपॉन में सी स्क्वायर। प्रोटॉन की वैल्यू इसके टर्म में 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहेगा एक न्यूट्रॉन की कितनी वैल्यू रखेंगे, 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहाँ भी वैल्यू रखी जाएगी जब हम क्या पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट में जब ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, जब मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा वहाँ पे। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो तो रही है, इसे आगे कर लेंगे थोड़ा सा दिखे जिससे कि साफ। अब दिखना सही से, ठीक है ना। तो ये हो गई सारी बातें याद करने की, ये पूरा याद करना है, ठीक है ना। मैंने भी याद किया, तुम लोग को भी याद करना पड़ेगा। ये यूनिट में इससे पी वाई क्यों आया, इससे पी वाई क्यों आया। चलो अब आगे आ जाओ। ये सारी वैल्यू याद ही करनी थी, ठीक है ना, फॉर्मूला और वैल्यू याद होनी चाहिए। अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ेंगे, ये कैसे लिखते हैं, एक्स, यहाँ पे क्या आता है बताओ। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं, जेड से। मास नंबर को किससे लिखते हैं, ए से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है जेड, और ए क्या डिनोट कर रहा है, मास नंबर को, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा, ये हो गया। अब देख क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, जेड के, और ए क्या होगा, एटॉमिक मास कैसे निकालते हो। यहाँ पे देखो जेड किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर जो जेड होगा वो बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की, ये तो पता ही है ना। जेड अगर मान लो हीलियम लिखा हुआ है, हीलियम 2 4, यहाँ पे ये क्या, इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, तो जेड कितना होता है, 2, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 2, ठीक है ना। ऐसे पता चल जाता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है उसमें। तो जेड इज इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, एटॉमिक नंबर की। और ए कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकालते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकालते हैं, या फिर ये इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी को कैसे लिख सकते हो, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड कर देते हैं। इसी फॉर्मूले को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख लो, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, ए माइनस पी एंड ए माइनस जेड, क्योंकि प्रोटॉन बराबर किसके, जेड के। तो ये वाला मैंने लिख रखा है कॉपी में, तो इसलिए मैं ये वाला लिख रहा हूँ। तो बस क्या याद रखना है, जैसे मान लो देखो सब चीज़ निकाल के ही बता देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 6 यहाँ पे आएगा, सॉरी 8 होता है, क्या कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, मास नंबर कितना होता है, 16। तो ये यहाँ पे ये क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर है, तो इसको जेड से लिख सकते हो। ये क्या है, 16 मास नंबर, तो इसको किससे लिखना है, ए से लिखना है, बस इतना सा फर्क है। अब तुमसे वो कहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 ही होंगे, एटॉमिक नंबर जितने ही होता है। नंबर ऑफ क्या पूछ लेने लगे, न्यूट्रॉन बताओ कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन में, तो ये कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब कि ए माइनस जेड कर देते हैं तो आ जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ 16 माइनस 8 कर दोगे ना इस फॉर्मूले से, ए माइनस जेड, एटॉमिक मास में से क्या माइनस कर देंगे, जेड को, तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, 8, ठीक है ना। यही है फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इजी है, तो 9th 10th में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब जो बात हमें पढ़नी है, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोबार, जिसमें क्या होगा, ए सेम होगा, सॉरी आइसोबार में क्या होगा, ए डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, देख के बता देता हूँ, आइसोटोप्स और आइसोबार। पहले लिखो आइसोटोप्स,
फिर यहाँ पे लिख लो आइसोबार, इस पे पी वाई क्यों आया, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी आते हैं, यहाँ पे भी आइसोटोन्स। इसमें क्या सेम रहता है, सेम क्या रहेगा जेड, ठीक है। आइसोबार में क्या होगा, सेम क्या रहेगा ए और डिफरेंट क्या रहता है जेड, तो सेम क्या रहेगा एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटोन्स में सेम क्या रहेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1H1 1H2 1H3, ये क्या हाइड्रोजन को, ये क्या तीनों आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। बताओ ये क्या है, आइसोटॉप्स है, आइसोबार है या आइसोटॉन्स है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी मास नंबर क्या आ रहा है डिफरेंट, ये क्या आ रहा है मास नंबर क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, और ये क्या है सेम है। तो सेम क्या होता है इसमें जेड, और सेम डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लो डिफरेंट क्या होता है ए मास नंबर, और यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा जेड, मतलब एटॉमिक नंबर जेड। तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर सब में सेम है मगर मास नंबर क्या है डिफरेंट है तीनों में। तो ये क्या हो जाएगा आइसोटॉप्स, ठीक है ना। अब ये बताओ क्या है, चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है ना। एक लिख रहा हूँ क्या सी, कैल्शियम और आर्गन में से क्रिप्टोन, एक मिनट क्रिप्टोन एग्जाम्पल, चलो इसके एक पी वाई भी करा दे रहा हूँ जो आया हुआ है, तब समझ में आ जाएगा। बताओ ये आइसोटोन्स हैं 34, यहाँ पे क्या है 74, अरे इधर लिखो ए को इधर लिखो बात एक है, ठीक है ना। और ये 31 GE 71, ये बताओ आइसोटॉप्स, सॉरी क्या है आइसोटॉप है कॉमा आइसो बार है, ये पी वाई पी, ठीक है ना। या फिर आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स है, ठीक है ना। कैसे पता है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या होता है सेम न्यूट्रॉन होता है, इसके न्यूट्रॉन निकाल लो 74 माइनस 34 करोगे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 0, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना है 40, ठीक है ना। और यहाँ पे अब इसमें निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने आ जाएंगे 71 माइनस 31, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 0 40, तो दोनों में क्या आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम आ रही है, तो सेम न्यूट्रॉन होते हैं तो क्या कहते हैं आइसोटोन्स कहते हैं। तो ये दोनों आइसोटोन्स हैं, ये पी वाई क्यू, ठीक है ना। ये हो गया पूरा कंप्लीट, ये तो बहुत इजी है ना, ये तो कहाँ पढ़ाते हैं 9th में पढ़ा देते हैं वाली चीज़ें, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आगे बढ़ाने में। अब देखो एक पॉइंट है उसे मैं बस पढ़ के ही बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे पी वाई क्यू मुझे कुछ दिखा नहीं, ठीक है ना। नो प्रोटॉन हैव सेम वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर, जो 2 प्रोटॉन होंगे उसमें सेम वैल्यू नहीं होगी फॉर क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है ना। और क्या है फिर दूसरा पॉइंट, नो 2 न्यूट्रॉन हैव सेम वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर, कोई भी 2 प्रोटॉन के लिए सेम वैल्यू नहीं होगी जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है ना। मगर क्या होती है बस ओनली 2 न्यूक्लियन हैव सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, 2 न्यूक्लियन के लिए सेम हो सकती है वैल्यू क्वांटम नंबर की, ठीक है ना, जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ये बस ऐसे बता दिए, पी वाई की कुछ ऐसी दिखानी है तो इसी को ऐसे बता दिया, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ठीक है ना, रेडियस निकालना न्यूक्लियस में किस पे डिपेंड करता है मास नंबर पे। तो R इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखो R नॉट ब्रैकेट में A की पावर, यहाँ पे A क्या है एटॉमिक मास की पावर 1/3, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला नहीं याद करना, ये भी याद कर सकते हो, इसी से बनेगा ना वो आगे वाला फॉर्मूला जो R1 R2 वाला बनेगा,
ये ए है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट में क्या है ए, एटॉमिक मास की पावर कितनी है 1/3। अब इससे फॉर्मूला बना लो, अगर R1 R2, जो R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 अपॉन में A2 की पावर 1/3, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी फिर अगर वॉल्यूम कह रहा हूँ, रेडियस हो गया, फिर क्या है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा मास नंबर के। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा V1 अपॉन में V2 इक्वल टू A1 अपॉन में A2। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा एटॉमिक मास के, मास नंबर के। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पावर नहीं आएगी। अब क्या है डेंसिटी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है न्यूक्लियस में, चाहे कोई भी हो, चाहे ऑक्सीजन लो या हीलियम लो, सबकी डेंसिटी क्या रहती है कांस्टेंट। तो इसका जब रेशियो करेंगे तो क्या आता है कांस्टेंट। तो इसकी जब डेंसिटी 1 अपॉन में डेंसिटी 2 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1। ये P/Q आया हुआ है 2 बार। तो पूछा था डेंसिटी, एक बार क्या था हमारे पास हीलियम था, एक बार क्या था हमारे पास ऑक्सीजन मान लो था। तो कह रहा था बताओ डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:1 है। अभी कराऊंगा इसमें तो यही वाली फॉर्मूले है, ठीक है ना। इससे 4-5 P/Q है इस फॉर्मूले से। और यहाँ पे देखो R0 क्या है, R0 की वैल्यू कितनी है वो याद रखनी है 1.5 फर्मी है, ठीक है ना। कितनी 1.5 फर्मी, सॉरी 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी, बस ये याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे R0 की वैल्यू, बस ये फॉर्मूला याद करना है, इससे भी P/Q नहीं है। ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, मतलब ये याद रखना है। इसमें यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है कांस्टेंट होती है। अब आओ इस पे एक P/Q करते हैं पहले, जो आया हुआ है कोई क्या कह रहा है, इफ द न्यूक्लियस, देखो इफ द न्यूक्लियस एल्यूमिनियम का दे रखा है, बात कर रहा है, इसका मास नंबर कितना दे रखा है 27। इसकी जो न्यूक्लियस रेडियस है वो कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी 3.6 फर्मी, ठीक है क्वेश्चन में। अब हमसे क्या कह रहा है देन टेल्यूनियम है Te, इसका यहाँ पे दे रखा है 32 एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना दे रखा है 125। इसकी हमसे क्या पूछ रहा है रेडियस पूछ रहा है, बताओ रेडियस कितनी होगी इसकी पूछ रहा है हमसे। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, R1 अपॉन में R डैश निकालना में, और A1 अपॉन में A2 की पावर 1/3, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। R1 की वैल्यू कितनी दे रखा है 3.6 फर्मी, ठीक है ना। फर्मी यहाँ पे लिख सकते हो या रहने दो, वो फर्मी में ही आएगी, ठीक है ना। R डैश A1 एल्यूमिनियम की कितना मास 27 है ना, ऊपर क्या होता है मास नंबर, तो 27 अपॉन में टेल्यूनियम का मास कितना है 125 की पावर 1/3। अब जब इसका ये करोगे 1/3 मतलब कि, तो 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 3 करते हैं तभी तो क्या आती है 27। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी पावर 1/3, मतलब 3 की वैल्यू है ना, तो 3 बाई यहाँ पे ऐसे ही 5 आ जाएगा इसकी, ठीक है ना। इसके जगह पे आ गया, यहाँ पे सॉल्व इसको नीचे ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 3/5, 3.6 बाई R डैश, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो R डैश क्या आ जाएगा, इसे इधर मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा और R उधर चले जाएगा। तो 3.6 इंटू में 5 अपॉन में 3, काटो 3 1 3 0.2, 5 2 10, 5 1 5 6.0 फर्मी आ गया आंसर R डैश के लिए। मतलब रेडियस जो निकल के आए टेल्यूनियम के कितने हो गए 6.0 फर्मी। यही आंसर है, कब आया हुआ है 2007 में। ऐसे ही और भी P/Q है, ठीक है ना, वो खुद करना। ये हो गया इस वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है ना। और एक डेंसिटी वाले पूछ लिया क्वेश्चन, वो बता देना क्या कह रहा है, टू न्यूक्लियर हैव देयर मासेस नंबर इन द रेशियो, मास नंबर का रेशियो दे रखा है A1 अपॉन में A2 का, वैल्यू कितनी दे रखी है
1:3, देन द रेशियो ऑफ देन न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी। अब हमसे कह रहा है तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताओ, मतलब ρ1/ρ2 पूछ रहा है, तो हमें पता है वो किसी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करती है मास नंबर पे, तो डेंसिटी का रेशियो क्या होगा 1:1, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, मास नंबर का रेशियो दे रखा था, A1/A2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1:2/3, हमसे डेंसिटी का रेशियो पूछा था, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, किसी डिपेंड भी नहीं करती है, तो 1:1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इस पे, हाँ वो क्या है क्वेश्चन, मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज विद मास नंबर ए एस। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज विद मास नंबर ए एस, तो हमें पता है मास डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो क्या आंसर आ जाएगा कांस्टेंट। चार ऑप्शन थे, A² ए, सी ऑप्शन था कांस्टेंट, डी ऑप्शन था 1/a, तो कांस्टेंट हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये हो गया। अब आ जाओ न्यूक्लियर फोर्स पर, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और कैसे बनाया वो इस यहाँ से देख लिया, ठीक है ना। अब आ जाओ किस पे, न्यूक्लियर फोर्स। चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट दूसरा मार्कर यूज करके देखते हैं। ये चलता है न्यूक्लियर फोर्स, इसके कुछ पॉइंट है वो याद रखना। पहला क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। दूसरा पॉइंट क्या रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, और ये क्या होता है, कंजर्वेटिव नहीं होता है, कंजर्वेटिव कह रहा हूँ, नॉन सेंट्रल होता है, ठीक है ना, नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। और क्या है इनके पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इंडिपेंडेंट ऑफ शॉर्ट रेंज, हाँ ये वाला पीवाई को आया हुआ है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज। न्यूक्लियर फोर्स कैसा रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज, यार न्यूक्लियस में लग रहा है तो ये शॉर्ट रेंज ही तो होगा, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है ना, तो न्यूक्लियस शॉर्ट रेंज फोर्स ही तो होगा, लॉन्ग फोर्स थोड़ी ना होगा, लॉन्ग रेंज तो ग्रेविटेशनल हो सकता है, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स, ये क्या होता है शॉर्ट रेंज फोर्स, ये पीवाई का है। पूछा था न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, ऐसे करके दिया था, ठीक है ना, तो शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। अब क्या है अपना न्यूक्लियर फोर्स कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियर फोर्स को, फोर्स जो होगी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वो बराबर होगी फोर्स ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, वो बराबर होगी फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है ना। ये भी पीवाई के बारे में, ये भी पीवाई के, ठीक है ना। दोनों पीवाई के एक बार क्वेश्चन जो आए हैं ऊपर से करेंगे क्या, जो ये वाला पीवाई का देखो, इसको क्वेश्चन में कैसे दिया था, if the nuclear force between two neutron and between proton and neutron is denoted by FPP, FNN and FPN respectively, then तो न्यूक्लियर फोर्स हमसे पूछ लिया, तो सेम ऐसे ही लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स पहला ऑप्शन क्या है, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, मैंने कहीं लिखा है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, नहीं करता डिस्टेंस पर डिपेंड, दे ओबे द इनवर्स थर्ड पावर लॉ ऑफ डिस्टेंस, ये भी कहीं नहीं लिखा है मैंने पॉइंट पर, ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, तो हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमने कहीं पढ़े नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, तो थर्ड आंसर आ जाता है उसका ऑप्शन का। ये कब आया था, ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत पहले आया। ये भी हो गया कंप्लीट न्यूक्लियर फोर्स और सारी बातें, बस एक दो पॉइंट बचा ये देखना यहाँ पे, 0.8 FM, ठीक है ना, 0.8 FM, अगर इससे इधर होगी वैल्यू, ठीक है ना, 0.8 FM से पहले की वैल्यू होगी, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सॉरी क्या होगा, रिपल्सन होगा, सॉरी, ठीक है ना, क्या होगा, रिपल्शन, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है ना।
अगर 0.8 FM से आगे वैल्यू जाएगी तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। बस ऐसे याद रखना, इस पर कोई भी वाइफ नहीं है, बस ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। और जब यहाँ पे तो न्यूक्लियर फोर्स कितनी आई थी, मगर यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ नेट की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रोटॉन की ज़्यादा होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा होगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बस पी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से और ज़्यादा किसकी होगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। ये याद कर सकते हो, बस ये याद रख लेना। 0.5 FM से जब क्या होगी, वैल्यू कम होगी तो रिपल्सन होगा, दूर जाएगी इससे तो अट्रैक्शन होगा। और ये भी याद रख सकते हो, एफ नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाला पी वाई का है, ये याद रखना बस, वरना ये याद रखोगे तो कन्फ्यूज भी हो जाओगे। अब क्या है, ये हो गया पूरा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या है टॉपिक, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे सबसे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मास डिफेक्ट का। पीछे बताया था ना, अभी मास डिफेक्ट पढ़ेंगे। मास डिफेक्ट को किससे लिख रहे हैं, डेल्टा एम से। ये क्या है, मास डिफेक्ट, ठीक है ना। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। इसको कैसे लिखते हैं, देखो, जेड जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन माइनस करेंगे एम ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये हो गया मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। ये क्या, मास डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जेड क्या पता है हमें, क्या होता है जेड, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। पीछे पढ़ाई थी मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू। ए क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास, जेड क्या एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में से जब, सॉरी एटॉमिक मास में से जब एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। यहाँ पे ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पीछे पढ़ा चुका हूँ इन सब की वैल्यू, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर में वही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पर लिखिए दिया है ब्रैकेट में, ठीक है ना। बस ये याद रखनी है फॉर्मूला इसका। अब यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की जो पीछे पढ़ाई थी वो वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो पीछे वैल्यू पढ़ाई थी वो रखनी है। कौन सी, मास ऑफ प्रोटॉन कितना पढ़ के आए थे हम पीछे, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितनी पड़ी थी, 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, यही तो पड़ी थी, यही थी, ठीक है ना। अब देखो मास डिफेक्ट हो गया। अब देखो पीछे मैंने बताया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, बस इसी फॉर्मूले में अब क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी। बी मतलब बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू एम की जगह क्या लिख दो, डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से इसको याद कर लो, ठीक है ना। एनर्जी की जगह बस क्या आ गया, बाइंडिंग, बाइंडिंग लगा दी, बाइंडिंग एनर्जी। एम यहाँ पे तो मास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको मिटा दो यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट करके लिखो एक बार, बाइंडिंग जो एनर्जी होगी ना, बाइंडिंग एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो बाइंडिंग एनर्जी की स्टेबिलिटी होगी, सॉरी स्टेबिलिटी जो होगी, गलत लिख दी, वही मैं सोच रहा हूँ। नोट करके, जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, न्यूक्लियस की स्पेलिंग गलत है, न्यूक्लियस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की,
ठीक है ना, बस बाइंडिंग एनर्जी मत कर देना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, ठीक है ना। तो इसको ये याद रखो, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की होगी, ठीक है ना। तो इसी को लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होगी, स्टेबिलिटी होगी न्यूक्लियस की, वो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ एटम, तो कितना होता है उसको किससे लिखते हैं, ए से, बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म में ए क्या होता है यहाँ पे, मास नंबर, ठीक है ना। अब देखो ये, और एक बात यहाँ पे भी याद रखो, वन, ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, AM1 AM की वैल्यू कितनी आई थी, 931 इलेक्ट्रॉन सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन में C²। अब इसको 1 AM को U भी तो लिखते हैं, तो 1U लिख लो ऐसे करते हैं, ये डायरेक्ट ही P/Q आया हुआ है, ठीक है ना। 1 AM की वैल्यू पूछी थी किसके बराबर होती है, ये भी P/Q है, पीछे भी बताया था ना। हाँ बस यही है आपको, अब इसमें सारा जो ये टॉपिक है ना, इसमें यूनिट का ही खेल है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, तुम्हें क्वेश्चन क्या देगा, बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा, डेल टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा और फेस वैल्यू में रख देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में रख देना पड़ेगा। डेल टाइम निकलवाएगा तुमसे, बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा, डेल टाइम की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालना, फिर C² की वैल्यू रखना, कट जाता है C², ठीक है ना, बस फिर आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी इस पे, छोड़ो जल्दी जल्दी खत्म करना है बस, ये करें, टाइम देखते हैं उस हिसाब से फिर करते हैं। 37 हो गई है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में पढ़ ले रहा हूँ, फिर तुम लोग खुद से करना, ठीक है ना। अ मास ऑफ लिथियम, न्यूक्लियस ही इतना, देखो लिथियम दे रखा है, तो लिथियम यहाँ पे ऐसे लिख रखा है उसने क्वेश्चन में, द मास ऑफ अ 3Li7 न्यूक्लियस इज इतना, इज 0.42 U लेस देन द सम ऑफ द masses of all its न्यूक्लियंस। तो डेल्टा एन की वैल्यू लैंग्वेज के टर्म में दे रखा है, लैंग्वेज लिख के हमें पता चल गया, पढ़ के कितनी दे रखा है, डेल्टा एन की वैल्यू 0.042 U में दे रखा है, ठीक है ना। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, हमसे क्या पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Li73 इज, ऑप्शन में क्या क्या है, ए 46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, और भी दो ऑप्शन और भी हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमसे पूछ रहा है, डेल्टा एन की वैल्यू दे दी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एन C², ठीक है ना। डेल्टा एन की वैल्यू दे दी, इसको यू में, तो इसको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसमें क्या करो, डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.42 दे रखी यू में, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² में, क्योंकि ऑप्शन में ये यूनिट है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, 1U कितने बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यूनिट किस में आ जाएगी, डेल्टा एन की, इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी किस में निकल के आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² में। अब बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूले में रख देना, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² में आएंगी, इनटू में C² होता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, तो C² कट जाएगा, तो बस जो इसे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू आएगी, फिर इस फॉर्मूले में लगना पड़ेगा, तो C² से C² कट जाएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आ जाएगी। करके भी दिखा दूँ क्या, 931 क्या यहाँ पे क्या है, 0.042 मल्टीप्लाई करो, 2 4 3 12 एक, ठीक है ना, सही तो करना ना, 1 2 एक मिनट गलत हो गया, वही मैं सोचता हूँ, यहाँ पहले ही घटाओ, इससे देखो 2
4 0 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 3 2 जा 6 4 12 9 2 जा 18 यहाँ से लगाइए 9 18 9 4 जा 36 36 और 1 37 ठीक है ना 2 6 4 10 यहाँ से लगाइए 11 हो गया यहाँ से लगाइए 8 1 9 ये आ गया। पॉइंट कहाँ पे लगेगा 3 के बाद 1 2 3 39 पॉइंट कितना है 39.102 आ रहा है ठीक है ना। इसमें रख दो यहाँ पर ये वैल्यू फॉर्मूले में 39.1 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन में सी स्क्वायर में सी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आंसर। तो एक ऑप्शन ये था और सी ऑप्शन क्या है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कीजिएगा। तो ये आंसर आ जाएगा ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई आंसर 0.042931 फिर से करेंगे ये वाली कैलकुलेशन सही से लिख लेता हूँ वैल्यू एक बार। नहीं सही तो था। ये कितना आया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है ना। ये तो हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है ना। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा मास नंबर से। तो बाइंडिंग एनर्जी निकाली। हमसे क्या पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो BE/A सही कर रहे हैं ठीक है ना। यहाँ पे रखो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 39.1 अपॉन में यहाँ पे क्या था लिथियम है। इसका मास नंबर कितना है 7 तो ए की वैल्यू कितनी है 7 7 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 7 14 21 28 35 5 पॉइंट समथिंग आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा मतलब ये आंसर हो जाएगा ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 5 पॉइंट। बाइंडिंग एनर्जी पूछी होती तो ही आंसर आता ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी क्वेश्चन में ऑफिस का। बाइंडिंग एनर्जी पूछता तो ये आंसर सही होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा मास नंबर से उसके। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन आता है ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला ऐसे ही आते हैं ये हो गया ठीक है ना। इस पे ही आते हैं क्वेश्चन ठीक है ना। बहुत लेंथी आते हैं कैलकुलेशन। अब आ जाओ एक दूसरे पॉइंट पे। देखो ऐसे इक्वेशन दी होगी तो मैं क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख रहा हूँ A+B इक्वेशन C + D ठीक है ना। तुमसे क्या वो पूछेगा Q ठीक है ना। तुमसे क्या पूछेगा Q की वैल्यू बताओ। Q मतलब एनर्जी की वैल्यू ठीक है ना। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। क्वेश्चन में क्या बोलता है एनर्जी रिलीज बताओ। Q क्या एनर्जी तो होता है एनर्जी रिलीज बोल देगा कुछ और लैंग्वेज में बोल देगा। तो ये कैसे निकालोगे Q की वैल्यू। Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू माइनस में प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे जो भी दे रखी होगी वो वैल्यू वहाँ क्वेश्चन में वो रख देंगे ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पहले इसकी लिखेंगे फिर इसकी लिखेंगे। तो C + D क्योंकि प्रोडक्ट है माइनस में क्या है रिएक्टेंट की तो A + B। ये तो बस मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे Q की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी की। ऐसे निकालेंगे एनर्जी रिलीज ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी की प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की ठीक है ना। अब देखो हमेशा याद रखना तुम्हें दो क्वेश्चन में करके दिखाऊँ। हमेशा ये पहले याद रखना बाइंडिंग एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या बोलेगा बस बाइंडिंग एनर्जी बोलेगा। तो मास का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ठीक है ना। मास नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे लिख लो यहाँ पे मास एटॉमिक मास या ए लिख लो
मास नंबर का मल्टीप्लाई इक्वेशन में नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर कहेगा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ क्वेश्चन में, ये दे रखा होगा ना क्वेश्चन में, बाइंडिंग एनर्जी दे रखा होगा और या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा होगा क्वेश्चन में वैल्यू न्यूक्लियन, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ तब समझ में आ जाए। और एक और बात याद रखना, यहाँ पे कहाँ लिखूँ कि वन इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितने होती है, 0, ये इसकी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो इक्वेशन लिखोगे इसमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं लेता, तो 0 होती है एक तरीके से। अब इसके लिए पीवाई क्यों है वही करा दे रहा हूँ, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन जो है 91 है, ये कब आया 2010 में, 2010 में, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर इतना, बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है हमें, क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब हमें ये वाला दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे मास से। इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर इतना दे रखा है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन इज, तो हमें क्या कह रहा है, 2 ड्यूटेरियम फ्यूज कर रहे हैं, तो ड्यूटेरियम को कैसे लिखोगे, डी से। ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना होता है, 2, एक और 2 है, ये दोनों मिलके क्या बना ले रहा है, 2 ड्यूटेरियम मिलके क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम बना ले रहा है। हीलियम का मास नंबर कितना होता है, 4। तो हमसे क्या पूछा है, द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन इज, तो हमसे क्यों पूछ रहा, वही एनर्जी रिलीज पूछ रहा कितनी हो जाएगी, तो इसकी क्या कहते हैं, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखा है, पर न्यूक्लियन कितनी दे रखा है क्वेश्चन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम की, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है ना, कितनी दे रखा है, पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी दे रखा है क्वेश्चन में, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम की। बस कुछ नहीं करना है, क्यों एनर्जी रिलीज निकालनी है, लगा लो फॉर्मूला, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या करोगे, 4 इंटू में 7, ये क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे देखो ये 2 है, तो आगे 2 लिख लो, अरे ये 2 बार है ना, तो इसलिए 2 लिख लिया, सेम ब्रैकेट में। इसका मास नंबर कितना होता है ड्यूटेरियम का, 2, इंटू में बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 7 14 21 28, ये कितना हो जाएगा 2.2, अंदर क्या हो जाएगा 2.2, ये क्या हो जाएगा 4.28 माइनस में 4.4, सॉल्व कर लो, 4 23.6 आएगा आई थिंक, 23.6, हाँ 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आंसर, क्योंकि वैल्यू एनर्जी रिलीज। अब देखो सेम यही क्वेश्चन है, ऐसे ही देखो अगला जो क्वेश्चन है ये कब आया था 2010 में, और ये 2011 में आया है, 2006 में आया है, ये समझ में आया। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि ये 2 बार दिए ना, तो इसको जोड़ोगे, प्लस करता मैं 2 बार लिख के इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसको नहीं लिखना था ऐसे, तो तुम क्या कर सकते थे, 2 इंटू में 1.1 प्लस 2 इंटू में 1.1, तो प्लस कर देते आ जाता है इतना, बस मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या पूछा था इसमें, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसलिए यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, ठीक है ना, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, अब हमें क्या दे दिया, बाइंडिंग एनर्जी दिया है ड्यूट्रॉन की 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड डेट ऑफ हीलियम की कितने दे रखा है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज्ड, यही सेम इक्वेशन बनेगी, रिएक्शन बनेगी, 2 न्यूट्रॉन फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, एक हीलियम बना रहे हैं, देन एनर्जी रिलीज, तो हमसे क्या पूछा है, एनर्जी रिलीज। इस बार इसमें क्या कर रहे हैं,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं दे रहा, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है न्यूट्रॉन की 2.2। चलिए एक मिनट यूज करके देखते हैं ना। अब क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूट्रॉन की दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, इसकी भी कितनी हो जाएगी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि दो बार है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। बस इसमें सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 में नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी 28, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलता क्वेश्चन में तो 4 इंटू में 28 करते, 4 इंटू में 28 माइनस 2, यहाँ पे 2 क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 2.2 करना पड़ता। मगर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू दे रखी है बस ये, तो क्या करो क्यों निकाल लो डायरेक्ट, बस इसकी वैल्यू रखो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है 28, प्रोडक्ट में ये है ना, प्रोडक्ट इधर की साइड होता है, ये क्या होता है रिएक्टेंट, माइनस रिएक्टेंट कितने हैं 2.2, यहाँ पे फिर से 2 ऐसे करके भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस में 2 4 4.4, क्या आ जाएगी वैल्यू 28 में से चाहिए 24 और 24 और 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अरे इसको मैं यहाँ पे इसमें मत कंफ्यूज होना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तब भी सेम ही आएगा ना, 2.2 प्लस 2.2 कर दो, बात तो एक ही, तब भी तो 4.4 ही आ रहा है, दो बार में दो बार, तो ऐसे कर लो, तो मैं ऐसे सही लगता हूँ तो भैया, ठीक है ना। आगे समझ में आया, तो जो बाइंडिंग, बस ये याद रखना, एक तो ये फॉर्मूला एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की। क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मास नंबर से मल्टीप्लाई होगा बाइंडिंग एनर्जी में। अगर वो बाइंडिंग एनर्जी बस बोल रहा है तो बस बाइंडिंग एनर्जी दो दे रखी होगी प्रोडक्ट की, माइनस कर दो रिएक्टेंट से, बस इतना याद रखना। ठीक है, ये भी हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्या बचा, थोड़ा सा बचा, ठीक है। अब एक बात याद रखो, बस ऐसे याद रखना जैसे मैं कह रहा हूँ, आयरन, यहाँ पे आयरन की क्या होती है मैक्सिमम बाइंडिंग पी वाई क्यू है, ठीक है ना, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पी वाई क्यू। डायरेक्ट पूछा था किसकी क्या होगी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऑप्शन दे रखा था बिस्मिथ आयरन ऐसे करके दे रखे थे 4 ऑप्शन, तो आयरन की होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आयरन से जिनका एटॉमिक मास कम होगा, ठीक है ना, वो चाहेंगे कि मैं आयरन के पास आ जाऊँ, मतलब मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर लूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एटॉमिक मास जो होगा यहाँ पे क्या है एफ ई से क्या है कम है, तो ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिखना है, याद नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ए से ज़्यादा है एफ ई से, इधर की साइड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये चाहेंगे यहाँ पे जो इनका एटॉमिक मास कम होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन नियोन ऐसे जो है आयरन से कम, वो वाले चाहेंगे कि मैं आयरन के पास आ जाऊँ। इसका मास कितना होता है 56 होता है, ठीक है ना मास, तो 56 वाले से जो कम होंगे वो चाहेंगे आयरन के पास आना, तो यहाँ पे क्या होगा फ्यूज़न, ठीक है ना, जुड़ेंगे, और यहाँ पे क्या होगा फिजन होगा, टूटेंगे तो फिर आना चाहेंगे इसके पास, क्योंकि मास नंबर इनका ज़्यादा होगा ना, तो क्या करेंगे टूटेंगे फिजन करेंगे और इसके पास आना चाहिए, इनका मास नंबर यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्या याद रखना है, बस लैंग्वेज में याद रख लो, ये डायरेक्ट पी वाई क्यू भी आया होगा, इस पर बहुत सारे पी वाई क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है पर न्यूक्लियन वैरी विथ increases in the number of nucleons,
कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वेरी करती है विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कैसे? देखो हमें देख रहा है पहले क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम है आयरन की, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट क्या दिख रही है हमें, इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन यहाँ तक इंक्रीज हुई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम किसकी हो गई, आयरन की। फिर क्या हो रही है, एंड देन decreases binding energy per nucleon first increases and then decreases, and thus binding energy per decreases with increase in mass number। ठीक है ना, ये लिखा होगा with increase in mass number, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मास नंबर, ये पी वाई का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे तो आंसर सही वाला था। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी दिख ही रहा है हमें यहाँ पे, मैक्सिमम किसकी, आयरन की। मास यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, नियोन होगा, एल्यूमिनियम होगा, फिर ऐसे यहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या दिख रही है, बढ़ते हुए दिख रही है। मैक्सिमम किसकी हो रही है, आयरन की, ये याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इससे जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले होते हैं वो होंगे। ठीक है ना, उनकी क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है। तो वही लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस। फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन मास नंबर, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। अब एक बात याद रखनी है, पेनिट्रेटिंग पावर की, पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर, स्पेलिंग देख लो पेनिट्रेटिंग की, पेनिट्रेटिंग। ठीक है ना, पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर याद रखना, सबसे ज़्यादा किसमें होगी, देखो अल्फा बीटा गामा, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, गामा की। ठीक है ना, फिर बीटा की और सबसे कम अल्फा की। ये पी वाई को 2 बार पूछा गया है, एक बार क्या पूछा गया था, यही ऑर्डर पूछा गया था कि बताओ पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा की, फिर किसकी होगी, बीटा की, और सबसे कम अल्फा की। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी हो जाएगी, ऑप्शन था अल्फा बीटा गामा और एक और कोई था। ठीक है ना, तो गामा की। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, वो तो दिख ही रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, 2 बार पी वाई इससे पूछा गया है। अब आगे तो पेनिट्रेटिंग सबसे ज़्यादा किसमें होती है, गामा में, फिर बीटा में, और सबसे कम अल्फा में। ठीक है ना, अब ये एक नोट पॉइंट करके लिख लो, इससे 2 पी वाई में 2 से ज़्यादा ही होंगे मगर 2 ही। क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन वो देगा ना, तो जो नंबर ऑफ इनिशियल जो रिएक्टेंट के साइड होंगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, वो बराबर होंगे किसके, प्रोडक्ट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर के। तो वही नोट के टर्म में लिख रहा हूँ, इनिशियल, दूसरा यूज करके देखते हैं, ये यार इसे बंद करके रखना चाहिए ना। इस इनिशियल एटॉमिक नंबर मास नंबर इज इक्वल टू फाइनल एटॉमिक एंड मास नंबर। इनिशियल कह लो, रिएक्टेंट के साइड कह लो, इनिशियल एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर वो बराबर होने चाहिए किसके, फाइनल एटॉमिक नंबर के और किसके, मास नंबर के। मतलब कि रिएक्टेंट की साइड, इनिशियली यहाँ पे क्या लिख लो, रिएक्टेंट की एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को सेम होने चाहिए किसके, बराबर होने चाहिए किसके, प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इस पे क्वेश्चन है, एक 2 पी वाई उसमें से एक कराता है। ठीक है, जल्दी से देख क्या जल्दी से, देखो ये क्या क्वेश्चन है, अ ड्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन क्या होता है, D2, ड्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन, D यार चलता नहीं है,
ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का भाई है ना, प्रोटियम ड्यूट्रियम। तो ड्यूट्रियम पे कितना होता है, मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। कह रहा है ड्यूट्रॉन है बॉम्बार्ड ऑन ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पे, इसको किस पे गिराया गया, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पे, मतलब बॉम्बार्ड कराया गया, इसकी ऐसे लिख कर, ठीक है ना। देन अल्फा पार्टिकल इमिटेड, फिर क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। अब इस जब बॉम्बार्ड हुआ तो क्या कौन सा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हमें पता है इसका मास नंबर कितना होता है 2, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अरे हीलियम को ही तो कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। ये हो गया। और एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट का न्यूक्लियस को बताना है, तो एक्स मान लो कुछ बन रहा है, ऑप्शन दे रखा है, जो यहाँ पे एक्स है, ये हमने खुद लिखी है, क्वेश्चन लिखा हुआ था हमने खुद लिखी है। ये कह रहा है ए ऑप्शन ये होगा एक्स की वैल्यू, जो हमने क्वेश्चन बनाई उससे, ये होगा B10, 4 B9 होगा, या D7 एंड 14 होगा। तो निकाल लो। मैंने क्या बताया, इनिशियल एटॉमिक नंबर जो होगा वो फाइनल एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट का, या फिर रिएक्टेंट के जो एटॉमिक नंबर है जोड़ने पे वो बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे जोड़ लो, ये कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए टोटल 9 होना चाहिए। तो 2 प्लस एक्स का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या लिख लो, जेड से लिखते हैं तो जेड लिख लो एक्स का, तो ये इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू 7 होना चाहिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर। अरे जोड़ लो ना, बस कुछ नहीं करना, इसे जोड़ो 9, तो बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, तो 9 बनाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा ना। अब ऐसे ही ऊपर करो, रिएक्टेंट ये दोनों है, तो रिएक्टेंट का मास नंबर बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के मास नंबर का। जोड़ो 18 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 18 होना चाहिए, मगर यहाँ बस 4 है मास नंबर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए मास नंबर, इसको इधर भेज दे, डायरेक्ट हमें दिख रहा है 12 जोड़ोगे इसमें तभी तो 18 बनेगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12 कह रहा हूँ सॉरी 14 होना चाहिए ना, 14 जोड़ोगे तभी तो 18 के बराबर होगा, 14 प्लस 4 18, 14 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगी वो क्या हो जाएगी, ये आ गई 7 एंड 14, यही निकालना था हमें, समझ में। ऐसे एक दो क्वेश्चन है खुद करना, ये लैंग्वेज दी हुई थी, हमने क्वेश्चन खुद बनाई है, ठीक है ना। अब आ जाओ अल्फा डी के पे, अल्फा डी के इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स, यहाँ पे क्या होता है जेड एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या होता है मास नंबर ए। जब वो कहेगा अल्फा डी के हो रहा है क्वेश्चन में, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करना है, जेड में से -2 करना है, ए में से -4 कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई लिख लो, जो वाई नया बन गया यहाँ पे अल्फा डी के होने के बाद, तो जेड में से क्या निकाल दो, माइनस कर दो 2, और ए में से माइनस क्या कर दो, एटॉमिक मास में से -4, ठीक है ना। जेड ए -4, जेड में से इसमें से 2 हटा देंगे, जो एटॉमिक नंबर दे रखा होगा उसमें से 2 हटा दो, जब अल्फा डी के वो बोल रहा होगा, और एटॉमिक मास में से क्या कर दो 4 हटा दो, ए -4, ठीक है ना। अब ऐसे ही वो क्या कहेगा, बीटा डी के हो रहा है, बीटा डी के, जब वो बीटा डी के बोले ऐसे लिखा होगा इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या है बीटा डी के, ठीक है ना, बीटा डी के हो रहा है। तो क्या करो, मास नंबर तो सेम ही रहता है, तो मास को ऐसे पहले लिख लो, यहाँ पे वाई कुछ बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मास नंबर में चेंज नहीं होगा, मास तो यही रहेगा, मगर बीटा डी के में क्या होता है ना, एक क्या हो जाता है, जेड एटॉमिक नंबर एक कम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z-1, ये याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे जेड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z-1 बीटा डी के में। अगर वो कहेगा पॉजिटिव बीटा डी के हो रहा है, यहाँ पे +1 होगा, सॉरी वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव बीटा डी के है, ठीक है ना। यहाँ पे ए एटॉमिक मास होगा शुरू में, यहाँ पे जेड होगा, कह रहा है पॉजिटिव बीटा डी के है, तो क्या होगा, इसमें माइनस करेंगे Z-1, और ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस ये याद रखना
पॉजिटिव डीके में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 से कम कर देना बस, Z-1। इस पे 2024 में ही PY को आया हुआ, ठीक है ना, खुद कर लेना आप। तो अल्फा डीके में क्या होगा, अल्फा डीके में जब ऐसे दे रखा होगा एक्स जेड ए की टर्म में, चलो इस पे एक PY कर लेना, ठीक है ना, जिससे समझ में आए। देखो क्या कह रहा है, एक क्या है, न्यूक्लियस है एक्स, उसके मास नंबर कैसे लिख रखा है m से, और इसका क्या है n, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है n, सही से देख नहीं रहा होगा, चलिए तो नहीं है आगे दिमाग खराब होता है। अगर वो बीटा पॉजिटिव डीके ना बोल के बस बीटा का निगेटिव बोल रहा है तो ये वाला लगाना, ठीक है ना, फिर से लिखना, ठीक है, क्या दे रखा है x, यहाँ पे n दे रखा है, यहाँ पे m दे रखा है, इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर इतना, एक न्यूक्लियस है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है, इमिट 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल द रिजल्टिंग न्यूक्लियस। तो इसमें पहले क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 2 बीटा डीके हो रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव पे, 2 क्या हो रहा है निगेटिव डीके, बीटा डीके। तो पहले तो जिसे बनाओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ बनेगा, जेड से लिख लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा डीके में n-2, अल्फा डीके में क्या होता है, ये तो होता है, नीचे 2 कम हो जाता है एटॉमिक नंबर में, मास नंबर 4 से कम होता है, तो m-4, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 निगेटिव डीके, बीटा निगेटिव मतलब ये वाली की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो मास नंबर तो सेम ही रहेगा, तो मास को ऐसे ही रहने दो, छेड़ा मत मास को, m-4 ही रहेगा, ठीक है ना, m-4 ही रहेगा, इसको छोड़ो, इसमें क्या होगा निगेटिव डीके, तो इसमें क्या होगा, 2 जोड़ दो, तो n-2 में +2 करोगे क्योंकि 2 हो रहा है ना, अगर 1 होता तो +1 करते, 2 है तो बीटा, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, यही पूछा था। तो n यहाँ पे n x ही रह रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन में x ही है, तो x ही रहने दो, ऐसे ऑप्शन में कुछ दिए हुए नहीं था x था, तो x ही रहने दो, ठीक है ना, पर ऐसा ऑप्शन भी कहीं नहीं था m-1 4 अपॉन में n के टर्म में, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कैसे करना है, C50 का है C, सही। तो बस क्या याद रखना है, अगर अल्फा डीके है तो नीचे क्या कर देना है, एटॉमिक नंबर में 2 माइनस कर देना है, और मास नंबर में क्या करना है, 4 माइनस कर देना है। अगर वो कहेगा क्या है, बीटा डीके है, बीटा डीके है पॉजिटिव वाला, तो A-1 कर देना, मास नंबर को ऐसे ही रहने देना। और कहेगा बीटा निगेटिव वाला डीके है या बीटा डीके है, तो क्या करना है, मास नंबर को वैसे ही रखना है, और एटॉमिक नंबर में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, बस ये हो गया। बस अब खत्म ही है चैप्टर, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है वो बस लिख रहा हूँ, इससे बस एक ही PY आया हुआ है, ठीक है ना, लिख देना मुझे जल्दी से जिससे कि कंप्लीट हो जाए, ये मैं देख के लिख देना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट 2, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ये सारे पॉइंट याद करने, इससे वो एक ही PY आया इस पूरे टॉपिक से, वो बता दूँ, ठीक है ना। अब इसे जल्दी से लिखना है, मॉड्यूलेटर, इसी से PY आया बस। मॉड्यूलेटर में क्या करता है, स्लो कर देता है इनको, जो PY आया है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे जो मॉडरेटर होता है वो क्या होता है, हैवी वाटर लेते हैं, हैवी वाटर, कॉमा क्या ले सकते हैं, D2O, कॉमा ग्रेफाइट ले सकते हैं। तो PY पूछा था मॉडरेटर बताओ कौन होगा, क्वेश्चन में दे रखा था न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर कितने कॉमा वर्क करता है, तो उसमें एक ऑप्शन था हैवी वाटर, तो यही आंसर था, यही बस PY और कुछ नहीं आया, ठीक है, PY से मगर लिखना है। कंट्रोल कौन करेगा इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इनको, एब्जॉर्ब,
कर लेगा इनको, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बोरॉन स्लैश कोबाल्ट स्लैश हॉफनियम। तो BCF ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। BCF कंट्रोल करते हैं, BCH कंट्रोल करते हैं किसे, न्यूक्लियर रिएक्टर को, ठीक है ना। नहीं यूज होते हैं कंट्रोलर के लिए। कूलेंट कौन कौन होगा, ये याद रखो, H2 प्लस CO2 स्लैश लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सोडियम स्लैश एयर, ठीक है ना। कूलेंट हो गया। सील्ड के लिए कौन होगा, सील्ड के लिए सीमेंट को यूज़ करेंगे और स्टील को ही लिखा हुआ 1 मीटर्स क्या होना चाहिए, या तो सीमेंट होना चाहिए, सीमेंट की लेयर होनी चाहिए या फिर स्टील की लेयर होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव फैक्टर पे। रिप्रोडक्टिव फैक्टर ये क्या होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फैक्टर लिखा नहीं है, रिप्रोडक्टिव फैक्टर जो नहीं लिखा कोई बात नहीं। रिप्रोडक्टिव फैक्टर की अगर वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ये अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर इसकी 1 से वैल्यू ज़्यादा होती है, याद रखना, तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये क्या आ जाएगा, बम्बार्ड कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा, बम बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम है तो यूजलेस है, ठीक है ना। तो बस ये वाला याद रखना ना, क्या पता पूछ सकता है, अगर रिप्रोडक्टिव फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, बम बन जाएगा, ठीक है ना। अब याद रख लो क्या, एवरेज, ये भी याद रखो, एवरेज जो होगी रिप्रोडक्टिव फैक्टर की वैल्यू वो कितनी होती है, 2.5। एवरेज रिप्रोडक्टिव फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2.5, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे याद रख लो कुछ ER 2 ये रहने दो, ठीक है ना। बस हो गया चैप्टर, बस अब एक बस ये लिखो फ्यूजन की इक्वेशन। प्रोटॉन मिलके क्या बना लेंगे, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सॉरी पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम इसका बनाएंगे पॉजिट्रॉन। फिर क्या होगा, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, एनर्जी प्लस एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे क्यू, ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या बना सकते हैं, हीलियम, छोटा हीलियम 2 3। अब 2 हीलियम क्या मिलके बना लेंगे, बड़ा हीलियम, 2 छोटे हीलियम मिलके बना लेंगे क्या, बड़ा हीलियम, क्या बना लेंगे, बड़ा हीलियम, मतलब He2 4, ठीक है ना। प्लस क्या निकल जाएगी, प्रोटॉन, ठीक है। ये होगी इक्वेशन, पहली इक्वेशन होगी ना। अब इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 4p प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 4 हीलियम 2e 2He4 हीलियम प्लस 2H म्यू प्लस 6 गामा और प्लस कितनी एनर्जी निकलेगी, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी याद रखना बस इसमें, ठीक है, याद करना है कोई वैल्यू तो एनर्जी कितनी निकल जाएगी इस इक्वेशन में, फ्यूजन में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे नीचे लिखना था मुझे, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना। ये सब दिख ही नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, जो एनर्जी निकल रही है। अब एक बात और याद रखना, फिर चैप्टर खत्म हो गई ये सारी चीज़ें। क्या कि जो सन होता है ना, सन से क्या निकलती है, सोलर एनर्जी। तो बताओ उसमें फ्यूजन होता है या फ्यूजन होता है, 2 बार पी वाई क्यू है। जो सन से क्या निकलती है एनर्जी, सोलर एनर्जी जिसे कहते हैं, उसमें फ्यूजन होता है या फिजन होता है, तो याद रखना फ्यूजन होता है, FUSSIN वाला फ्यूजन होता है, ठीक है ना, 2 बार पी वाई क्यू। बस चैप्टर खत्म हो गया।